हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। बिना किसी देरी के डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। वन लाइनर सबसे पहले रिवीजन करेंगे कल का, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था 17 जुलाई को मनाया गया विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। इसके अलावा हरेला पर्व उत्तराखंड में शुरू हुआ और केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग को पुनर्गठित किया गया। इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य और 15 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा फरीदाबाद में स्थापित की जा रही है। आईएमएफ ने भारत की वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 7% बढ़ा करके कर दिया है। चुनाव के पश्चात पॉल कागमे ये चौथे राष्ट्रपति बन गए हैं रवांडा के, चौथी बार बन गए हैं एक्चुअली में, चौथी बार रवांडा के प्रेसिडेंट बने हैं। पायनियर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है ग्रेटा गेरविग ने। यही बारबी नाम की जो फिल्म आई थी ब्लॉकबस्टर, उसकी ही डायरेक्टर थी। और एसबीआई ने 444 दिनों के लिए अमृत वृष्टि स्कीम शुरू की है। कजाकिस्तान में आयोजित हुए 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय टीम ने 4 मेडल कुल जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण और 3 रजत शामिल हैं। ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन क्योंकि स्वर्ण पूछा गया है तो इसलिए केवल 1 रहेगा ऑप्शन में। इसके अलावा स्वदेशीकरण की तरफ एक और कदम को बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने 346 वस्तुओं की लिस्ट जारी की हुई है। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है 1 मिनट में रिवीजन। इसकी क्विज और डिटेल अगर पीडीएफ चाहिए तो आप एमजेटी ऐप पर जाइए, फ्री में आपको डेली वीकली मंथली सबकी पीडीएफ और क्विज मिलेगी। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो देखिए इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। 18 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस मनाया जाता है। ये दोस्तों नेल्सन मंडेला जी की याद में मनाया जाता है, उनकी जयंती पर। नेल्सन मंडेला जी का जन्म हुआ था 18 जुलाई को 1918 में। तो ये एक्चुअली में ना साउथ अफ्रीका में रंगभेद बहुत चला करता था, काले गोरे का, ब्लैक एंड व्हाइट का। तो उस रंगभेद के खिलाफ ये काफी लड़ाइयां लड़े और शांतिपूर्वक, मतलब ये महात्मा गांधी जी को अपना आइडियल मानते थे और उनको अपना गुरु मानते थे। तो इन्होंने क्या किया कि ये बिल्कुल पूरी जिंदगी भर शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के प्रयासों को मतलब ये प्रमोट करते रहे और इसी कारण इनको 27 साल जेल में भी गुजारना पड़ा। 27 साल अपनी जिंदगी के जेल में गुजारे। इसके बाद जब ये आए ना, तो इन्होंने साउथ अफ्रीका में लोकतंत्र स्थापित करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की। साउथ अफ्रीका में लोकतंत्र स्थापित हुआ, फिर राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ और ये पहले लोकतांत्रिक राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला। 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इनके कामों को पहचानते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस घोषित कर दिया इनके नाम पर, इनके जयंती पर। ठीक है। तो इनको दुनिया भर के ना, अगर आपको देखोगे विकिपीडिया पर जाकर, दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े देश हैं सभी के सर्वोच्च सम्मान ये पा चुके हैं। भारत रत्न भी 1990 में दिया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार इनको 1993 में मिला था। ऐसे बहुत से अवार्ड, निशान पाकिस्तान, अमेरिका का, फ्रांस का, मतलब दुनिया भर के अवार्ड ये जीते हैं। अवार्ड्स की लिस्ट आप देखोगे बहुत ज़्यादा है। तो नेल्सन मंडेला जो है, इनकी याद में मंडेला दिवस मनाया जाता है। अगला, यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस है, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना लॉन्च की? तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाई योजना लॉन्च की है। अभी कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था वीडियो में कि महाराष्ट्र सरकार ने लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना लॉन्च की थी और अब लड़कों के लिए लाडला भाई योजना लॉन्च की हुई है। मतलब एक बार लड़कियों के लिए योजना, फिर लड़कों के लिए योजना। ये दोनों ही योजना वित्तीय सहायता को लेकर के है। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, एक एक करके मैं बताऊंगा आप सब आपको। पहले लाडला भाई योजना जानते हैं। इसके तहत होगा क्या कि अगर कोई लड़का 12वीं पास करता है तो उसे 6,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा डिप्लोमा करने वाले युवा अगर हैं कोई तो 8,000 रुपये प्रति माह पाएंगे। ग्रेजुएट है अगर युवा तो 10,000 रुपये प्रति माह पाएंगे। इसके अलावा 3 साल तक अप्रेंटिसशिप भी कराया जाएगा अलग अलग स्किलफुल कंपनीज वगैरह में। फिर उसके बाद 3 साल का अप्रेंटिसशिप कर लेंगे अगर युवा, तो उनको जस्ट जॉब में रख लिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी स्कीम लाई गई है लाडला भाई योजना के तहत लड़कों के लिए। ठीक है ना, महाराष्ट्र सरकार ने। अब जो कुछ दिन पहले माझी लड़की बहन योजना आई थी, इसमें क्या था,
इसमें यह था कि 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की जितनी भी पात्र महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सभी को 1500 रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा हर महीने। ठीक है ना? तो 21 से 60 वर्ष की आयु की सभी लड़कियों को मिलेगा। तो ये दोनों योजना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र सरकार ने इसे लॉन्च किया हुआ है। आप जान रहे हो कि अभी वहां पर चुनाव आने वाले हैं, तो वैसी स्कीम आपको बहुत सारी देखने को मिलने वाली है। तो स्कूलों के पास अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की गई। 2024 का सर्वश्रेष्ठ किसी राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल एयर इंडिया के द्वारा यहाँ पर खोला जा रहा है। इसके अलावा इस योजना के बारे में हमने बात किया ही। भारत का पहला संविधान पार्क भारतीय सेना ने जो बनाया है वो यहाँ पर है। ध्यान रखना, पुनीत बालन ग्रुप और भारतीय सेना मिलकर यहाँ पर बना रही है। और मैंने आपको बताया था कि जयपुर में वैसे में सबसे पहला संविधान पार्क है। तो पहला संविधान पार्क वैसे अगर पूछा जाएगा तो राजस्थान जयपुर लगाना, और पूछा जाए भारतीय सेना कहाँ स्थापित कर रही है तब आप ये पुणे बताना। ठीक है, महाराष्ट्र। एलएनजी संचालित बस भारत की पहली यहाँ पर लॉन्च की गई। जम्मू कश्मीर के सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला भारतीय राज्य भी यही बना। महाराष्ट्र अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पर स्थित है। दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, और चौथे पर आता है उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये है। ठीक है ना? और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं हम लोग तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की जनसंख्या आती है। लोनार झील यहाँ की प्रमुख झील है और पिंक लेक के नाम से भी इसे जानते हैं। उल्का पिंड के गिरने से ये झील बनी हुई है और 50,000 साल पुरानी ये झील है। शैवालों के कारण इसका कलर गुलाबी हो जाता है झील का। ठीक है, ये क्वेश्चन तीनों में से पूछे गए हैं अलग अलग समय पर। भोर घाट, थाल घाट, अम्बा घाट ये प्रमुख दर्रे हैं। लावड़ी, पोवड़ा, पोली यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है आप बताइएगा। इसके अलावा उस्मानाबाद, औरंगाबाद और उस्मानाबाद दोनों का नाम बदला गया था। कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या नाम रखा गया है। रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम हैं। 36 जिले, 288 सीटें। लोकसभा में 48, दूसरी सबसे ज्यादा यूपी के बाद, और राज्यसभा में 19 सीट यहाँ से जाती है। अगला, हाल ही में कहां पर कटारा गामा एसाला महोत्सव मनाया गया? तो कटारा गामा एसाला महोत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। श्रीलंका में दोस्तों कटारा गामा नाम का एक जगह है, वहां पर एक मंदिर है। वहां पर लोग पदयात्रा करके जाते हैं। बहुत लंबी लंबी दूरियों से आते हैं लोग पदयात्रा करते हुए। 500 किलोमीटर तक लोग पदयात्रा करके पहुंचते हैं यहाँ पर। और कटारा गामा इस पहुंच करके वहां पर ये महादेवला मंदिर में जाते हैं, और वहाँ हिंदू युद्ध देवता स्कंद को समर्पित ये मंदिर है, जहाँ पर जाकर के ये लोग पूजा करते हैं। तो ये पदयात्रा ये श्रीलंका के उत्तरी प्रायद्वीप जफना होते हुए बहुत लंबा समय तक पदयात्रा करते करते पहुंचते हैं, और कटारा गामा पहुंच करके ये वहां पर एसाला महोत्सव मनाते हैं। कटारा गामा एसाला महोत्सव को कटारा गामा पराहेरा या पेराहेरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वहां की लैंग्वेज में। तो श्रीलंका को तो आपको मुझे मैप में दिखाने की जरूरत है नहीं। जब भी भारत का मैप बनता है तो एक मोती सा यहाँ पर ऐसे नीचे लगा रहता है। श्रीलंका है, इसे पूर्व का मोती भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ और महोत्सव जो पिछले दिनों में चर्चे में आए हैं, न्यूज में रहे हैं, उनको रिवाइज कर लीजिए। जैसे हरेला पर्व सावन के अवसर पर होता है और उत्तराखंड में ही मनाया गया। हेमिस तसेचु या हेमिस महोत्सव ये लद्दाख में मनाया जाता है, और लद्दाख में तिब्बती बौद्ध मठ है एक हेमिस, तो ये बहुत बड़ा मठ है, तो यहाँ पर ये मनाते हैं लोग। खीर भवानी महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। सागा दावा सिक्किम में, राजसी चिथराई केरल में, इंपॉर्टेंट है ये। केलांग महोत्सव मेघालय में, और त्रिशूरपुरम केरल में आयोजित हुआ। अगला, बेलारूस के द्वारा कितने यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति शुरू की गई? तो देखिए, अभी बेलारूस ने एक नया गेम खेला है। बेलारूस ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा फ्री एक्सेस पॉलिसी शुरू की है। मतलब ये यूरोपियन कंट्रीज के कोई भी व्यक्ति अगर बेलारूस आना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको वीजा वगैरह नहीं बनवानी पड़ेगी, आ सकते हैं आराम से। वीजा एक होता है डॉक्यूमेंट, एक होता है पासपोर्ट। अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हो तो दो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है अमूमन, एक पासपोर्ट एक वीजा, दोनों है क्या? तो देखिए, पासपोर्ट आप अगर जा रहे हो किसी दूसरे देश में तो आपकी गवर्नमेंट आपके लिए जारी करेगी कि चलो भाई जाओ, आप जा सकते हो दूसरे देश में। वीजा वो डॉक्यूमेंट होता है जो आप जिस देश में जा रहे हो उस देश में जाने के लिए
ये परमिशन के रूप में एक डॉक्यूमेंट होता है कि आप आ रहे हो तो कितने दिन के लिए आ रहे हो, क्या काम के लिए आ रहे हो, क्या करोगे यहाँ पर, किस किस प्रकार से यहाँ पर रहोगे, क्या क्या यहाँ के रूल रेगुलेशन है जिसको तुमको फॉलो करना होगा। और ये सब अप्रूवल लेने के बाद ये वीजा डॉक्यूमेंट दिया जाता है इस व्यक्ति को। जब ये व्यक्ति वीजा डॉक्यूमेंट, इसका वीजा क्लियर हो जाता है, तब ये जाता है उस पर्टिकुलर देश में। ठीक है ना। तो पासपोर्ट यानी कि आपकी गवर्नमेंट जारी करेगी और वीजा आपको जिस देश में जाना है वहां पर जारी किया जाएगा। अब देखो, अब इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे देशों के बीच में रिलेशंस अच्छे होते हैं। अपने रिलेशंस, नागरिकों का भरोसा और टूरिज्म, इन सबको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे देश क्या करते हैं, एक दूसरे देशों में वीजा फ्री एक्सेस रखते हैं। तो बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो वीजा फ्री एक्सेस के साथ रहते हैं। तो जब वीजा फ्री एक्सेस है तो मतलब उनको उस देश में जाने के लिए वीजा नहीं बनवाना पड़ेगा, परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी बार बार। तो ये रिलेशन पर डिपेंड करता है। जैसे भारत के लोग अगर मालदीव जाना चाहते हैं, मॉरिशस जाना चाहते हैं, नेपाल जाना चाहते हैं, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जाने के लिए वीजा नहीं बनवाना पड़ता है, आराम से आओ जाओ चाहे जब। ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे देश वीजा फ्री एक्सेस रखते हैं, पॉलिसी रखते हैं। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, व्यापार को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर बेलारूस ने ऐसा किया है, 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा फ्री एक्सेस जारी किया है। अब मैंने ये क्यों कहा शुरुआत में कि बड़ा गेम खेला है बेलारूस ने। देखिए, बेलारूस जो है ये प्रो रसिया कंट्री कही जाती है, रसिया का ही एक दूसरा कंट्री, दूसरा भाग कहा जाता है। मतलब कुछ भी रसिया अगर करेगा तो उसके फुल सपोर्ट में बेलारूस खुलेआम रहता है। कहते हैं कि वहाँ का जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, वो रसिया के कदमों पर चलते हैं, कठपुतली टाइप के हैं। ठीक है। तो रसिया ने वहाँ पर प्रो रसिया गवर्नमेंट बनाकर रखी है काफी लंबे समय से। जब भी कोई दूसरा एंटी रसिया गवर्नमेंट आता है तो वो गिरा देते हैं रसिया वाले। अच्छा जी, जब प्रो रसिया ये है तो यूरोप की रसिया से तो भाई ठनी बनी है, इस समय कहाँ बन रही है, पूरा पूरा खिलाफ है रसिया के। तो ऐसे में बेलारूस ने क्या किया कि धीरे धीरे सौहार्द बढ़ाने के लिए, जब याद हो अगर आपको, जब रसिया पर सैंक्शंस लग रहे थे उस टाइम बेलारूस पर भी बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए थे। तो यहाँ पर ये 35 यूरोपीय देशों के लिए रास्ता खोल दिए हैं कि आओ भैया, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं, आप आओ हमारे यहाँ। ठीक है। क्योंकि रसिया और बेलारूस को अलग थलग करने की वजह से यूरोपियन देशों को बहुत घाटा हुआ है। बहुत सारे प्राकृतिक गैस और ये कच्चा तेल वगैरह ये लोग यहीं से ले लेते थे। अब इनको मजबूरी में सऊदी अरब, ईरान या बाकी के ऑप्शंस तलाशने पड़ रहे हैं। ठीक है। तो फिलहाल 30 दिनों के लिए ये वीजा फ्री एक्सेस दिया गया है। ये 31 दिसंबर तक ऑफर रहेगा। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात। चलिए देखिए, समझना जरूरी है, इंटरनेशनल रिलेशन अगर समझे रहोगे तभी मजा आएगा, तब आपको भूलेगी नहीं चीजें। चलिए मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूँ कि कहाँ पर है बेलारूस और कहाँ पर है रसिया, जिससे आपको एक रफ आइडिया लग जाए और आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। तो देखोगे वर्ल्ड मैप में अगर आप, तो यहाँ पर ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप ऊपर देखोगे तो ये है रसिया। रसिया के बाद ये रहा यूक्रेन, जहां पर रसिया ने अटैक किया था। बिल्कुल सही बात। ये जस्ट यूक्रेन के बाद ऊपर में है बेलारूस। रसिया, यूक्रेन, बेलारूस। ठीक है ना। इसीलिए रसिया जो है ये कहता है कि पूरा पूरा ये इसी का है, मतलब इसी के सपोर्ट में रहेंगे। अगर आपको याद हो तो रसिया और बेलारूस सैन्याभ्यास ही करने के बहाने से शुरू किए थे युद्ध, याद है ना। याद आया कुछ कुछ कहा गया शुरुआत में, नहीं साहब हम तो यहाँ पर कर रहे हैं सैन्याभ्यास बड़ा वाला, लेकिन वो तो CIA की देन है जो लीक हो गई बात कि नहीं नहीं रसिया अटैक करने के प्लान में है। और बाद में हुआ भी ऐसे, रसिया ने अटैक कर दिया। बेलारूस की तरफ से भी कई बार हमले किए गए, बेलारूस की तरफ से भी, यहाँ से भी घुसपैठ की गई थी, कीव की तरफ बढ़ने का प्रयास किया गया था रूस के द्वारा। और अभी तो चलिए बात पुरानी हो गई है, काफी समय से ये युद्ध चल रहा है, अब तो मतलब इसको लाइमलाइट भी नहीं मिल रहा है, वरना 2022 में इस पर मैंने आपको खूब वीडियो दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 इनमें से किसके भाषणों का संकलन है। तो देखिए दोस्तों, अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के भाषणों का एक बुक लॉन्च किया गया। याद हो आपको कि जब कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है प्रेसिडेंट का, तो हम लोग प्रेसिडेंट के सम्मान में उनके भाषणों को, उनके स्पीचेज को स्टोर करने का प्रयास करते हैं। तो आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी बुक आएंगी। अभी ये वॉल्यूम 1 है, विंग्स टू आवर होप्स ये नाम की पुस्तक है। इसमें प्रेसिडेंट मुर्मू जी के शुरुआत के 75 महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन किया गया है। इस पुस्तक को देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया हुआ है। अश्विनी वैष्णव जी भी इसमें मौजूद थे। तो विंग्स आवर होप्स नाम की ये पुस्तक है। इसमें राष्ट्रपति मुर्मू जी जब अपना कार्यकाल शुरू की थी,
उसके शुरुआत में 75 महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन इसमें है। तो वॉल्यूम 1 है, आगे आने वाले टाइम पर ऐसे और भी वॉल्यूम आएंगे। अगला यहाँ पर कुछ और पुस्तकें रही जो पिछले दिनों में आई हैं। मनोज बाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी, पीयूष पांडे ने लिखा है। गेटवे टू द सी, रमेश बैस ने लिखा है। रमेश बैस ने इसका विमोचन किया है, महाराष्ट्र के गवर्नर है। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, अल्पना किलावाला की है। आई हैव द स्ट्रीट, आर अश्विन की है। द विनर्स माइंडसेट, सेन वाटसन की है। हेमेली आइलैंड्स ऑफ गोवा, पी एस श्रीधरन पिल्लई की, ये गोवा के गवर्नर हैं। जस्ट ए मर्सनरी, दुव्वरी सुब्बाराव की। देखिए ये मैं कुछ और पुराने तरफ जा करके पुस्तकें लिया हुआ हूँ। रिसेंट वाली मैंने कई बार अभी हाल फिलहाल में कराई रिवीजन, अब ये थोड़ा सा और पुराना लेकर गए हैं आपका रिवीजन कराने के लिए, जिससे आप साल भर की सभी पुस्तकों को याद करते रहो इस साल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एलन मस्क ने स्पेस एक्स और ट्विटर के मुख्यालय को कहां पर स्थानांतरित करने का फैसला लिया है? तो स्पेस एक्स और ट्विटर, यानी कि जो अब एक्स हो गया है, एक्स कहने में सही नहीं लगता है, ट्विटर जो है ये आसान पड़ता है। तो स्पेस एक्स और ट्विटर दोनों का मुख्यालय अब एलन मस्क ट्रांसफर करेंगे। कहां से ट्रांसफर करेंगे? कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया में दोनों का हेडक्वार्टर था, लेकिन अब कैलिफोर्निया से ये मतभेद रख रहे हैं और अब इसको टेक्सास में ये ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। भाई इनकी कंपनी ये चाहे जहां रखें हेडक्वार्टर, लेकिन इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा सीधा सीधा कैलिफोर्निया का, क्योंकि इन लोग का हेडक्वार्टर कंपनी, सोचो आप कितनी बड़ी बड़ी है, कितने सारे एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे और कितना ज्यादा टैक्स इकट्ठा हो रहा होगा, कलेक्ट हो रहा होगा वहां के स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन कैलिफोर्निया को अब ये छोड़ रहे हैं। कारण इसके पीछे क्या है? तो देखो, पहले तो देखो कहाँ कहाँ पर अब नया हेडक्वार्टर होगा। स्पेस एक्स जो होगा ये इसका नया हेडक्वार्टर स्टार बेस में होगा, टेक्सास में। इसके अलावा जो एक्स है इसका मुख्यालय अब ऑस्टिन में होगा, ठीक है, और सैन फ्रांसिस्को से हटाया जाएगा। कारण क्या है? कारण यह है कि कैलिफोर्निया ने अभी हाल ही में एक बिल पारित किया, एक कानून पारित किया है, और इस कानून के मुताबिक इसने कहा है कि स्कूल के नियमों में बदलाव किया जाएगा। इसके तहत अब टीचर्स जो होंगे और जो स्टाफ होंगे, टीचर्स और स्टाफ जो स्कूल के होंगे, वो बच्चों की लैंगिक पहचान और लैंगिक पसंद को सीक्रेट रखेंगे। उनके माता पिता तक को भी नहीं बताएंगे और किसी और को तो बताएंगे नहीं। ऐसा करने से बच्चे जो हैं वो फ्रीडम तरीके से वहां पर रह सकेंगे। अगर मान लीजिए जैसे कोई बच्चा गे है, कोई ट्रांसजेंडर है, कोई और को पसंद करता है, तो मतलब ये सब चीजें अगर स्कूल वालों को या स्टाफ को, टीचर्स को पता भी है, तो उनके माता पिता से शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि अमूमन बहुत सारे बच्चे जो हैं इन सब मामलों में डरते अपने घर वालों से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा कानून पारित किया कि वो नहीं बताएंगे। इसको लेकर के एलन भैया हो गए गुस्सा। आपको अगर याद हो तो एलन मस्क कई बार स्पीचेस दे चुके हैं कि भारत कह रहा हूँ, दुनिया में आबादी बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इनके खुद के 12 बच्चे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, एलन मस्क के 12 बच्चे हैं। तो यहाँ पर ये इस बिल से, इस कानून से नाराज हो गए। मतलब समझ रहे हो, इनडायरेक्टली ये LGBTQ कम्युनिटी का मतलब इनडायरेक्टली अपोज कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना ये है कि जनसंख्या बढ़ाना जरूरी है। आप अभी देखो यूपीएससी के एग्जाम में इस बार पूछा गया था कि बताओ निम्न में से कौन से देश हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो निगेटिव चल रहा है। तो उसमें ऑप्शंस में थे दक्षिण कोरिया, जापान, इटली वगैरह। तो ये तीनों सही ऑप्शन थे आपके। तो बहुत सारे देश दुनिया में ऐसे हैं जो निगेटिव बर्थ रेट लेकर के चल रहे हैं। अभी आप चाइना का भी, मैंने कुछ दिन पहले आपको प्रेडिक्शन बताया था कि चाइना जो है ये 2060 के दशक आते आते, या फिर कहें कि 2100 शताब्दी आते आते आधी हो जाएगी अपनी पॉपुलेशन। मतलब अभी चाइना की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, ये आ जाएगी 63 करोड़ पर 21वीं शताब्दी के अंत होते होते। और भारत ही है जो पूरी दुनिया को पूरा बैलेंस बनाकर रखेगा। भारत की आबादी 21वीं शताब्दी आते आते 1.7 बिलियन होने वाली है। मतलब 170 करोड़, 170 करोड़ अकेले भारत खड़ा रहेगा पूरा पॉपुलेशन को सबको संभाले हुए। हालांकि भारत के लिए भी बताया गया है कि 2060 के बाद इसमें भी पॉपुलेशन में डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस जहाज को पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों अभी INS दिल्ली को पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया है। INS जहां लग जाए तो इसका मतलब इंडियन नेवल शिप, जहां पर ICGS लग जाए तो इसका मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, ठीक है। तो INS दिल्ली को अभी हाल ही में बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 14 जुलाई को विशाखापत्तनम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन, तो इसमें इसे सम्मानित किया गया। अच्छा, इसके अलावा INS कवारत्ती जो है इसको कार्वेट, OPV और LST
इन 3 कैटेगरीज में बेस्ट जहाज का अवार्ड दिया गया। ठीक है, भारतीय नौसेना की अगर बात आई है तो अभी नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम याद रखना, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। अगला, हाल ही में दक्षिण एशिया का एपीसी प्रतिनिधि किसे चुना गया? तो साउथ एशिया का एपीसी प्रतिनिधि चुना गया है दोस्तों दीपा मलिक जी को। दीपा मलिक किसी नाम की, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इनका आपने रिकॉर्ड जरूर सुना होगा इनके बारे में। ये इकलौती ऐसे पैरालंपियंस थी अपने टाइम पर जो एक नहीं बल्कि कई कई ऐसे पैरालंपिक इवेंट्स में मेडल लाया करती थी भारत के लिए। केवल एक गेम नहीं, कई कई गेम में एक साथ मेडल लाती थी। तो फिलहाल के लिए अब रिटायर हो चुकी हैं और भारत में जो पैरा एथलीट के लिए संस्था है उसकी ये हेड भी हैं। यहाँ पर इनको साउथ एशिया में एपीसी का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, मतलब उप क्षेत्रीय ये प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगी। पैरालंपिक पदक विजेता हैं दीपा मलिक जी। 2016 में अभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुआ था, रियो पैरालंपिक, सॉरी पैरालंपियन हैं ये, क्योंकि ये फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। तो पैरालंपिक में रियो में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 34वीं एपीसी की अभी बैठक की गई, उसमें इन्हें ये पद पर नियुक्त किया गया है। अगला, भारत सरकार ने भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? देखिए, ये परियोजना के बारे में मैं पहले भी 1-2 साल पहले बता चुका हूँ। ठीक है, कई सारी ऐसी न्यूज होती हैं जो शुरुआत तो होती हैं लेकिन उसके बाद फिर वो ठंडे बस्तर में चली जाती हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर याद आता है फिर कि चलो इस योजना को जिंदा किया जाए, वो फिर चर्चे में आती हैं, तो फिर से मुझे बताना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो, भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करने के लिए भारत सरकार ने अभी अस्मिता योजना को शुरू किया है। अस्मिता योजना, इसमें भारत सरकार यूजीसी के साथ मिलकर के भारतीय भाषाओं में 22,000 हाई एजुकेशन बुक को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अस्मिता का फुल फॉर्म होता है आर्गुमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो इंग्लिश भाषा में है या अदर लैंग्वेजेस में है, उनको भारत की रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने के लिए ये योजना है। 22,000 ऐसी पुस्तकें जिससे भारत की रीजनल लैंग्वेजेस को और बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, चलिए, तो यूजीसी और भारतीय भाषा समिति मिलकर के ये काम करेंगी। अगला, हाल ही में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में सौरभ बाबा ने कौन सा पदक जीता? तो देखिए, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप अभी आयोजित हुआ, इसमें भारत के सौरभ बाबा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है और ये मेडल जीतने वाले ही दूसरे व्यक्ति हैं, मात्र दूसरे भारतीय। तो इनसे पहले मेडल आया था भारत में 2014 में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में, वो भी ब्रॉन्ज था। यहाँ पर अब 2024 में यानी 10 साल के बाद एक और ब्रॉन्ज मेडल मिला है, सौरभ बाबा ने जीता हुआ है। स्क्वैश में इन्होंने जीता हुआ है, ठीक है ना, ब्रॉन्ज मेडल एज वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में। ठीक है जी, तो कांस्य पदक इन्होंने जीता है मोहम्मद जकारिया से, ये सेमीफाइनल में हार गए। सेमीफाइनल जो जीतता है वो फाइनल में जाता है, तो फाइनल में जो विनर होता है उसे गोल्ड मिलता है, जो लूजर होता है उसे सिल्वर मिलता है, और सेमीफाइनल में ही जो हार कर बाहर हुआ होता है उसे ब्रॉन्ज मिलता है। तो इन्हें ब्रॉन्ज मिला है। ठीक है, कुश कुमार जो थे ये 2014 में जीते थे इससे पहले, और अब सौरभ बाबा जीते हुए हैं। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। एमजेटी ऐप दोस्तों डाउनलोड कीजिए, वहां पर साइंस की ई बुक भी आपको मिल जाएगी। ई बुक वैसे आप व्हाट्सएप पर भी ले सकते हो। साइंस के साथ साथ हाफ ईयरली ई बुक भी आई हुई है। हमारी सभी ई बुक्स दोनों ही लैंग्वेज में होती हैं, तो आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हो। लिंक और व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो तरह तरह के अपडेट के लिए। लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है सियोल। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ये ट्विटर से कब जुड़े थे? तो ये 2009 में जुड़े थे। आज आपको क्या बताना है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय किस देश में है? कमेंट करके जरूर बताइए। पुनर्गठित नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य निम्न में से कौन हैं? तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी दी जाएगी, पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर भी दी जाती है। एमजेटी ऐप पर आप पीडीएफ के साथ साथ क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।